हेलो बच्चे, नमस्कार। बच्चे, मनोज कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे, जो मेरे क्वेश्चन होंगे 25। ठीक है बच्चे, आज इस टॉपिक पे हम लोग 25 क्वेश्चनों को 100% कॉन्फिडेंस के साथ हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आपको परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चे। ये बोर्ड एग्जाम में मतलब कि 100% पूछने का चांस है। तो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ध्यान से भली भांति देखेंगे और ये 25 का 25 क्वेश्चन आपके दिलो दिमागों में छप जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बच्चे कि हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार पकड़ें, हमारा किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे। ये सभी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चे। तो कृपया करके इस चैनल पे इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि ये 25 के 25 क्वेश्चन आपको 100% आ जाए। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आप भी समझ सकते हैं, कोई गेस पेपर में भी देख सकते हैं और आप कोई पेपर बोर्ड पेपर उठाकर देख सकते हैं। कोई ऐसा बोर्ड पेपर नहीं है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछे गए हों। ठीक बच्चे, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चे, यहां पर देखेंगे, निम्न में कौन आत्मदीप्त पदार्थ है। बच्चे आत्मदीप्त की बात कही जा रही है। आत्मदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं, जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है। ऐसे पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो इनमें से देखेंगे कि किसमें से स्वयं प्रकाश निकलता है। चंद्रमा से तो प्रकाश स्वयं नहीं निकलता है, चंद्रमा उपग्रह है, वह किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसके बाद दीपक जल जाता है बच्चे, तो वह दीपक स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसलिए आपका दीपक यहीं पे ऑप्शन सही हो गया। अब इधर जाने की जरूरत आपको ना है। टेबल बच्चे, टेबल से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। कांच मीन शीशा होता है, शीशा से भी कोई प्रकाश नहीं निकलता है। और दीपक ही एक ऐसा बच्चे इसमें पदार्थ है जिससे कि वह स्वयं प्रकाश निकलता है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग तुरंत पकड़ लिए। आत्मदीप्त पदार्थ हमको याद रख लेना है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, ऐसे पदार्थ को आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रकाश गमन करता है। जो प्रकाश चैप्टर आया था बच्चे आपको फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, उसमें बताया गया था कि प्रकाश होता क्या है और प्रकाश किस तरह गमन करता है। तो बच्चे जब भी प्रकाश गमन करता है वह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है बच्चे, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहां पर ऑप्शन लिखा गया है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, और ये आपका किसी भी दिशा में। 3 ही ऑप्शन है बच्चे, 3 ही ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका परफेक्ट है। गौर करते हैं, जब आप टार्च बारते हैं तो क्या चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। टार्च बारते हैं तो एकदम सीधे लंबवत आगे की ओर प्रकाश जाता है। तो बच्चे आगे की ओर जाता है तो उसी को हम सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लेजर लाइट भी बारते हैं तो देखते हैं कि एकदम सीधे किरण निकलती है उसमें से। तो प्रकाश किस दिशा में जाता है बच्चे, एकदम सीधी दिशा में जाता है। ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक है बच्चे, इसका ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट आपको पता होगा कि सर्च लाइट किसको कहा गया होगा। क्लास में टीचर आप लोगों को बताए होंगे कि सर्च लाइट किसको कहा जाता है बच्चे। सर्च माने होता क्या है, पहले आप गौर से सोचेंगे, सर्च और उसके बाद लाइट। तो सर्च माने होता है बच्चे खोजना, यानी किसी चीज को खोजने वाला लाइट है। ठीक है, लाइट मीन्स प्रकाश है। तो खोजने वाला लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, तो खोजने वाले लाइट का प्रवर्तक सतह बच्चे अवतल होता है, अर्थात धंसा होता है। ठीक है, खोजने वाला जो लाइट होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है, उत्तल नहीं होता है बच्चे। उत्तल का मतलब उभरा हुआ होता है। ठीक है, और समतल का मतलब प्लेन होता है। इनमें से सभी तो हो नहीं सकता है, कोई ना कोई एक ही होगा। ठीक है जी, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है। ओके बच्चे, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपका अत्यंत वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए कि कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम नहीं है कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 ना पूछा हो।
एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे तो इसमें मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बीएम क्वेश्चन है, ओनली वही आपको बताने का मैं चेष्टा कर रहा हूं। तो बच्चे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेंगे। निर्वात, निर्वात का मतलब जहां हवा नहीं, वात माने हवा होता है, जहां हवा नहीं होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चे। तो इसमें गौर से देखेंगे, यहां पर गौर से यहां पर लिखा गया है बच्चे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सीएम प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किमी प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मिमी प्रति सेकेंड। तो बच्चे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश एक तरंग की भांति होता है और ये किसका उदाहरण हो सकता है, तो गौर करते हैं ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। बच्चे जो प्रकाश होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिख रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो प्रकाश किसका, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है बच्चे, तो विद्युत क्या है, चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है कौन, प्रकाश तरंग। क्या है बच्चे, प्रकाश तरंग जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल होता है। ठीक बच्चे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोल रहा है, गौर से यदि क्वेश्चन पकड़ेंगे बच्चे, यदि आप कहीं क्लास में अगर विधिवत टॉपिक बाई अगर पढ़े होंगे तो आपको टीचर जरूर समझाए होंगे। जितने भी टॉपिक यदि समझाए होंगे उन टॉपिकों को अगर गौर से आप समझेंगे तो इस टोटल के टोटल 25 ऑब्जेक्टिव आपके मुट्ठी में हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अगर आपके टीचर हर टॉपिक को अगर विधिवत समझाए होंगे तो ये 25 के 25 जो क्वेश्चन बोर्ड पे छपे हैं वह आपके मुट्ठी में होगी बच्चे। तो यहां पर गौर करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। गौर करेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता कहां है, तो बच्चे काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है बच्चे। तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह हमेशा सीधा होता है। ओके, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और दर्पण के सामने जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वह हमेशा उल्टा होते हैं। तो गौर करेंगे बच्चे, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। हम इसे ऑप्शन देखेंगे कहीं सीधा लिखा है क्या, देखिए सीधा, उल्टा, सीधा एवं उल्टा। बच्चे काल्पनिक प्रतिबिंब कभी उल्टा और सीधा दोनों ना बनता है, जब भी बनता है तो वह सीधा बनता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो गया आपका ए, सीधा। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, गौर करते हैं, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। दर्पण बताई गई बच्चे, मैं अभी उसी के बारे में चर्चा कर रहा था कि देखो बच्चे, मतलब कि जो दर्पण बताया गया होगा, दर्पण क्या होता है, तो बच्चे गोलीय, किसी भी खोखले गोलीय का एक भाग होता है। दर्पण क्या होता है, कोई खोखला गोला का एक भाग होता है। ठीक है, तो किस दर्पण में मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब का बनता है, वास्तविक बनता है बच्चे। तो वास्तविक किस में बनेगा, आपको गौर से बताया गया होगा बच्चे कि समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब प्रतिबिंब काल्पनिक बनते हैं, क्योंकि समतल दर्पण का एक मतलब कि सतह जो होता है वह कलई किया गया रहता है और सामने वाला जो परावर्तक सतह होता है वह समतल होता है। ठीक है, तो बच्चे गौर करेंगे कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, उसके बाद उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चे एक अवतल दर्पण ही है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो गौर करते हैं कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो यहां पर अवतल आपका यहां दिख रहा है बच्चे, वो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर बच्चे क्वेश्चन 8 क्या है, यह भी कई बार बोर्ड में पूछ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक है, तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो बच्चे 2.32, 2.42 और यहां पर 2.22 और 2.252। ठीक है, तो बच्चे गौर करेंगे, आपको क्लास में हीरा का अपवर्तनांक पढ़ाया गया होगा। बच्चे हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है बच्चे? 2.42 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका हो गया बी। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 सुनते हैं। कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में किसी वस्तु को यदि अनंत पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे मांगा जा रहा है। उत्तल लेंस में किसी वस्तु को यदि अनंत पर रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चे? इसी क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो आपको प्रतिबिंब बनने के नियम मैं बताया था। ठीक है बच्चे, प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं क्लास में चलाते समय ही, क्लास जब चल रहा था ऑफलाइन उसी समय मैं बताया था बच्चे कि जब कोई भी वस्तु अनंत पर रखी जाए, चाहे कहीं भी रखी जाए, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस पर होकर के गुजरती है। तो बच्चे यहां पर गौर करेंगे कि उत्तल लेंस में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। इसमें देखेंगे ध्रुव एवं फोकस, ना, ध्रुव और फोकस के बीच नहीं बनेगा। फोकस पर, जी फोकस पर बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन आपका क्या हो गया? बी हो गया। 9वां का ऑप्शन क्या हुआ? बी, फोकस पर। अब चलते हैं आगे बच्चे 10वां क्वेश्चन की ओर। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। वक्रता त्रिज्या, ठीक है बच्चे, वक्रता केंद्र आपको पढ़ाया गया होगा, वक्रता केंद्र जानते होंगे। तो वक्रता की त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की दूनी होती है, और फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके बच्चे, फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दूनी होती है। तो यहां पर गौर करेंगे बच्चे, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो क्या होती है? दूनी होती है। यहां पर दूनी ऑप्शन ए में दिख रहा है बच्चे। यहां पर ऑप्शन 10वां का ऑप्शन ए दिख रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दूनी होती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 10वां का ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ओके, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है बच्चे, तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्लास में भी ये चीज बताया गया है बच्चे कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, ये आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग बच्चे किसकी तरह होता है? किसकी तरह दिखता है? तो बच्चे एक प्रिज्म की तरह दिखता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग एक प्रिज्म की ओर दिखता है, एक प्रिज्म की तरह दिखता है। तो इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण की तरह, दर्पण की तरह, प्रिज्म की तरह, तीन ही ऑप्शन है बच्चे। स्पेस कम होने के कारण तीन ही ऑप्शन लिख पाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो बच्चे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हो गया आपका 13 का ए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहां तक 13 तक बच्चे फाइनल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है?
देखते हैं, मानव नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है? मानव नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है? गौर करना होगा बच्चे, मानव नेत्र यानी मनुष्य के आंख में नेत्र होता है तभी तो देख सकता है। बच्चे मनुष्य के आंख में लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। तो आखिर लेंस होता है तभी तो उसको देख सकता है। ठीक है, तो बच्चे मानव नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो बच्चे उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अब चलते हैं आगे, 14वां का आपका ये हो गया। 15वां में चलते हैं बच्चे, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? तो बच्चे अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 किमी, 25 मिलीमीटर। M फॉर मिलीमीटर, K फॉर किलोमीटर, M फॉर सेंटीमीटर और M फॉर मीटर। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम कितना दूरी तक हमारी आंख देख सकता है। इसके कहने का मतलब यह है कि कम से कम कितना नजदीक तक हमारी आंख देख सकता है। यदि उससे कम अगर दूरी होती है तो आंख का कैपेसिटी नहीं होता है कि वह उस वस्तु को, उस शब्द को, उस अक्षर को देखे। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चे। तो ऑप्शन आपका हो गया बी। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। अबिंदुकता भी एक दोष एक प्रकार का होता है। अबिंदुकता भी एक प्रकार का दोष होता है बच्चे, और उसके उपचार के लिए आपको सिलेंडरी लेंस की जरूरत होती है। उसके उपचार के लिए आपको सिलेंडरी लेंस की जरूरत होती है बच्चे। अबिंदुकता के उपचार के लिए सिलेंडरी लेंस की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो सूर्य का प्रकाश देखते हैं उसी को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है बच्चे, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो वह श्वेत प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है बच्चे? तो श्वेत रंग को जब प्रिज्म में होकर के गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है बच्चे, जिस पट्टी पर वह बनता है 7 रंग दिखता है उस पट्टी को वर्णपट कहते हैं। उस पट्टी को क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। तो बच्चे श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? 7। यहां पर देखते हैं 3, 4, 5 बच्चे, ऑप्शन हो जाएगा 7। ऑप्शन डी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, यहां चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्या है? पहले आप देखिए, बोर्ड परीक्षा में हो चाहे कहीं भी आप क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव की आप यदि तैयारी करते हो या ऑब्जेक्टिव की कंपटीशन ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसमें बच्चे आप क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़िए। और क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा, अगर उसके अर्थ को समझिएगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि अर्थ से ही पकड़ा जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? ये आंख की बात बताई जा रही है कि मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चे? तो रेटिना पर बनता है। कहां बनता है बच्चे? रेटिना पर। इसमें देखेंगे ऑप्शन, पुतली, रेटिना, आइरिस कोई नहीं। तो बच्चे यहां पर रेटिना ऑप्शन दिया हुआ है तो हम रेटिना मार देंगे। ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर रेटिना होगा। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। 19 क्वेश्चन नंबर। एक प्रिज्म कितने सतहों का घिरा हो, कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है बच्चे? मैं प्रिज्म कितने सतहों से बना होता ही बता सकते हैं। कब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि प्रिज्म कितने सतहों का बना होता है, तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं बच्चे। कितने सतह? 5 सतह। ठीक है, प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, अर्थात प्रिज्म 5 सतहों का बना होता है। ऑप्शन में इसमें देखेंगे जहां 5 होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ए में दिया है 2, बी में दिया है 3 और सी में दिया है 5। तो प्रिज्म कितने सतहों का बना होता है बच्चे? 5 सतहों का बना होता है, इसलिए 5 वाला ऑप्शन करेक्ट है, जिसको हम 19 का सी कहेंगे। ओके, अब चलते हैं 20 की ओर बच्चे। 20
जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये भी अपने आप को एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश के किस बाण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस बाण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य का मतलब जो दूर से ही दिख जाए बच्चे, ठीक है, जो दूर तक दिखे, ठीक ना, जो दूर तक दिखे, किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है उसको आपको देखे होंगे। ट्रेन में अधिकतर ये सब होता है, जहां खतरा का निशान होता है अधिकतर वहां लगाया जाता है। तो आपको पता हो गया होगा जहां खतरे का निशान होता है वहां लाल रंग लगा रहता है, ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, वो बहुत दूरी तक गमन कर जाता है, ठीक है बच्चे। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर आपको दिख रहा है प्रकाश के किस बाण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल इसमें जहां भी होगा मार देंगे बच्चे, बैगनी, हरा, लाल। तो बच्चे हमारा लाल ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पीला नहीं बच्चे, लाल हो जाएगा, ठीक है। आप गौर से समझेंगे तो जरूर आपको एक बार में 100 में 100 जितने भी मैंने 25 के 25 सब्जेक्टिव है आपके दिलो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चल रहे हैं। विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति, विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, या किस युक्ति से विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है बच्चे। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युक्ति से विद्युत धारा मापा जाता है बच्चे। तो विद्युत धारा मापने वाली युक्ति है एमीटर। क्या है? एमीटर। एमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। एमीटर से क्या करते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक बच्चे एम्पियर होता है। आपका ऑप्शन ए हो गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है? निम्न में कौन सा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक यानी सबसे अच्छा चालक। सर्वश्रेष्ठ चालक कहने का मतलब बच्चे सबसे अच्छा चालक। तो इसमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? गौर करते हैं। सोना है, तांबा है, लोहा है, चांदी है। तो बच्चे सोना तो आपको पता है कि पिघले अवस्था में रहता है, सोना हो नहीं सकता, तांबा हो नहीं सकता, लोहा तो हो ही नहीं सकता। तांबा तो थोड़ा मोड़ा है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है। तो बच्चे हमारा ऑप्शन हो जाएगा चांदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी होता है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये 24 क्या कह रहा है? निम्न में कौन अचालक पदार्थ है? अचालक। अचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा पार न करे, विद्युत धारा प्रवेश न करे, या ऐसे पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से जाने न दे, उसी पदार्थ को अचालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप गौर से समझ सकते हैं कि इसमें कौन अचालक पदार्थ है। तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु है, तो धातु विद्युत का सुचालक होता है। तांबा ये भी धातु है, ये भी विद्युत का सुचालक हो गया, ये तो जाने देगा भाई, तांबा भी जाने देगा। रबर, तो बच्चे रबर विद्युत का कुचालक होता है। अक्सर आप देखे होंगे कि जितने भी धातु होते हैं उसके ऊपर रबर लपेटे गए होते हैं। किस लिए? इसलिए लपेटे गए होते हैं कि रबर में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है, ताकि किसी को खतरे का भय नहीं रहता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा रबर। लोहा तो विद्युत का चालक है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चे रबर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? गौर से देखेंगे इसके ऑप्शनों को। 1.6 × 10⁻19 कूलाम, कूलाम में ही होता है, और 1.6 में ही होता है, लेकिन इसमें और कुछ डिसमिस है बच्चे, देखते जाएंगे। 0.1
0.16 गुणे 10⁻19 कूलाम। देखिए यहाँ पर 1.6 था, यहाँ 0.16 हो गया, कुछ तो अंतर दिखा। यहाँ 16 हो गया, यहाँ भी कुछ अंतर दिखा बच्चे। तो बच्चे माइनस जहां पर होगा और 1.6 होगा और 10 पे पावर जहां माइनस होगा वही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चे कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बच्चे इस प्रकार आपके 25 के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके रेडी हो गए। बच्चे ये फिजिक्स के यानी भौतिकी के एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अगर एक बार इसको परीक्षा में जाने से पहले गौर से जरूर देखेंगे। यदि आप एक बार देखेंगे तो आपके 25 ऑब्जेक्टिव में से मैं आशा करता हूं कि 20 या 18 ऑब्जेक्टिव परफेक्ट होंगे जो इससे कंप्लीट आपके लड़ेंगे। ठीक है बच्चे, यदि इस प्रकार का आपको सवाल समझ में आया बच्चे, अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चे तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे बच्चे। और कमेंट में आप वो अच्छा लगा तो अच्छा जरूर लिखेंगे, सर बहुत अच्छा लगा, एकदम 100% अच्छा लगा सर। इस प्रकार के चीजों को आपको एकदम लिखना है बच्चे। थैंक यू बच्चे।